गुड डे स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गोल्गी एपरेटस की स्ट्रक्चर और फंक्शंस इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस ट्यूटोरियल में जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं उनमें सबसे पहला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा वो गोल्गी एपरेटस के अनुसंधान और अध्ययन से संबंधित इतिहास को लेकर के रहेगा। जो अन्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे उनमें गोल्गी एपरेटस का कोशिकाओं में वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी शेप, साइज और नंबर्स, गोल्गी एपरेटस का केमिकल कंपोजिशन, गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर और अल्ट्रा स्ट्रक्चर, गोल्गी एपरेटस के फंक्शंस और गोल्गी एपरेटस की उत्पत्ति, ये अन्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे। गोल्गी एपरेटस के बारे में हम सबको विदित है कि किसी भी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी गोल्गी एपरेटस को संयुक्त रूप से हम बहुतंत्र या पोली सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। अब गोल्गी बॉडीज और गोल्गी एपरेटस में क्या अंतर है? तो केवल सिस्टर्नी को गोल्गी बॉडीज कहा जाता है, जबकि सिस्टर्नी, उसके साथ उपस्थित वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, इन तीनों रचनाओं को संयुक्त रूप से गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब हम गोल्गी एपरेटस के अध्ययन के इतिहास को अगर देखें तो गोल्गी एपरेटस को सबसे पहले 1898 के अंदर कैमिलो गोल्गी ने सिल्वर स्टैनिंग टेक्निक के माध्यम से जो नर्व सेल्स है, तंत्रिका कोशिका, इनमें सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और उन्हीं की याद में इन संरचनाओं को कैमिलो गोल्गी के नाम से गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण अध्ययन के अंदर एक अन्य वैज्ञानिक हैं पेरोंसिटो, इन्होंने इसको डिक्टायोसोम का नाम दिया। प्लांट्स के अंदर उपस्थित जो गोल्गी एपरेटस है इनको सामान्यतया डिक्टायोसोम्स के नाम से जाना जाता है, जबकि डाल्टन ने 1952 के अंदर इन संरचनाओं को गोल्गी एपरेटस कहना ज्यादा उचित समझा। अब हम गोल्गी एपरेटस के जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोशिकाओं में वो किस प्रकार से होता है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कोशिकाओं के अंदर गोल्गी एपरेटस विस्तृत प्रकार से या किसी सुनिश्चित स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं। जो इनवर्टिब्रेट कोशिकाएं हैं इनमें गोल्गी एपरेटस संपूर्ण कोशिका में विस्तृत प्रकार से उपस्थित होते हैं, जबकि जो वर्टिब्रेट सेल्स हैं उनके अंदर गोल्गी एपरेटस सुनिश्चित स्थानों पर उपस्थित होते हैं। अनेक कोशिकाओं में गोल्गी एपरेटस केंद्रक के नजदीक पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाओं में ये सेंट्रियोल के ऊपर की तरफ उपस्थित होते हैं, जबकि कुछ कोशिकाओं में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में एक सुनिश्चित स्थान पर उपस्थित होते हैं। इनकी संख्या कोशिकाओं में 20 से लेकर के 50 तक हो सकती हैं और कुछ तंत्रिका कोशिकाएं और यकृत की कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक पाई जाती है, जबकि जो उपापचयी रूप से या मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल्स हैं उनमें इनकी संख्या कम हो सकती है या कई बार ये उन कोशिकाओं में उपस्थित भी नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हम जैसा जानते हैं गोल्गी एपरेटस हमेशा अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्गी एपरेटस हमेशा उपस्थित होते हैं, हमेशा उनमें पाए जाते हैं। अब इनकी जो शेप, साइज और नंबर है तो इनकी शेप ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। इनकी शेप वृत्ताकार हो सकती है,
इनकी शेप प्लेट जैसी हो सकती है। ये जनरली एक सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में सिस्टर्नी इसमें उपस्थित होती हैं और प्लांट्स के अंदर इनकी जो लंबाई है सिस्टर्नी की वो 1 से लेकर के 3 माइक्रोन तक हो सकती है, जबकि इनकी विड्थ 0.5 माइक्रोन तक पाई जाती है। जो सिस्टर्नी है वो सिस्टर्नी एक के बाद एक समानांतर क्रम में उपस्थित होती है और ये जो सिस्टर्नी है इन सिस्टर्नी के 3 प्रकोष्ठ इसमें हम क्लियर देख सकते हैं। जो प्रकोष्ठ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है उसको सिस प्रकोष्ठ कहते हैं, जो मध्य में है उनको मिडल या मध्य प्रकोष्ठ, और जो उनसे अपोजिट साइड में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उनको ट्रांस प्रकोष्ठ के नाम से जाना जाता है। इनका जो आकार है वो आकार उन कोशिकाओं में ज्यादा बड़ा होता है जिनके अंदर उपापचयी क्रियाएं सक्रिय रूप से चलती हैं या मेटाबॉलिकली जो एक्टिव सेल्स हैं इनके अंदर गोल्जी एपरेटस का आकार काफी बड़ा वृहद होता है, जबकि जिन कोशिकाओं में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो है, कम होती हैं या निष्क्रिय कोशिकाएं होती है उनमें गोल्गी एपरेटस का आकार छोटा होता है। इनकी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो गोल्जी एपरेटस के अंदर 3 प्रकार की मुख्य संरचनाएं पाई जाती है। जो पहले प्रकार की संरचनाएं हैं उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो रचनाएं हैं वो इसमें ट्यूब्यूल्स होती है और तीसरी जो स्ट्रक्चर्स इसमें पाई जाती है वो वेसिकल्स होती हैं। अब हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस को जब देखते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी सिस्टर्नी उपस्थित होती हैं और गोल्जी एपरेटस के अंदर भी सिस्टर्नी उपस्थित होती है, लेकिन दोनों की सिस्टर्नी में एक महत्वपूर्ण अंतर होता है और वो अंतर ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी आपस में कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, जबकि गोल्जी एपरेटस की सिस्टर्नी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती हैं, ये सेपरेट प्रेजेंट होती हैं। इस सिस्टर्नी के एक के साथ एक समानांतर क्रम में व्यवस्थित जो रचना बनती है इसको स्टैक ऑफ सिस्टर्नी कहा जाता है, यानी एक ये सिस्टर्नी का स्तंभ बनाती है और इस सिस्टर्नी के स्तंभ का एक भाग जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ अभिमुख होता है उसको सिस फेस कहा जाता है, अर्थात टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि उसका दूसरा फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर अपोजिट साइड में होता है, उसको उसका ट्रांस फेस कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक जो गोल्जी एपरेटस की सिस्टर्नी है इन सिस्टर्नी की विड्थ 60 नैनोमीटर तक हो सकती है, जबकि इनके मध्य में जो उपस्थित स्थान है उसका आकार 30 नैनोमीटर तक होता है। जो जंतु कोशिकाएं हैं इनमें सिस्टर्नी की संख्या एक स्टेक के अंदर 3 से 7 हो सकती है, जबकि प्लांट सेल्स में इनकी सिस्टर्नी के नंबर्स 10 to 12 तक हो सकते हैं। ये जो सिस्टर्नी है, अब इसका जो सिस फेस है जिसको कि माउथ फेस भी कहा जाता है या एंट्री फेस भी कहते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, जबकि इसका जो मैच्योरेशन फेस है जिसको ट्रांसफेस कहा जाता है, जिसको एक्सिट फेस कहते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपोजिट साइड में होता है। इसके साथ साथ प्रत्येक सिस्टर्नी का भी एक सिस फेस होगा इस तरफ और दूसरी तरफ उसका ट्रांसफेस होगा। तो हर एक सिस्टर्नी का एक सिस फेस, एक ट्रांसफेस, सिस फेस और ट्रांसफेस, इस तरह की स्थिति इसमें पाई जाती है। अब इस सिस्टर्नी से जो दूसरी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स
सिस्टर्नी से निकली हुई होती है और इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर, जिनका की साइज 20 to 30 नैनोमीटर तक हो सकता है, इन पर वेसिकल्स प्रेजेंट होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है गोल्जी एपरेटस का, वो वेसिकल्स हैं। ये वेसिकल्स दो प्रकार की होती है। जो पहली प्रकार की वेसिकल्स होती हैं जिनका आकार छोटा होता है, इनको हम ट्रांजिशन वेसिकल या अवस्थान्तर पुटिकाएं कहते हैं। ये अवस्थान्तर पुटिकाएं जो गोल्जी एपरेटस है, इसके माउथ फेस, एंट्री फेस या ये इसके सिस फेस की तरफ उपस्थित होती हैं और इन अवस्थान्तर पुटिकाओं का निर्माण या उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होती है और इन ट्रांजिशन वेसिकल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निर्मित होने वाले पदार्थ भरे हुए होते हैं। जबकि दूसरी तरह की जो वेसिकल्स है वो गोल्जी एपरेटस के एग्जिट फेस पर, ट्रांस फेस पर या मैचुरेशन फेस पर पाई जाती है और उसके अंदर जो प्रोसेस्ड लिपिड्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स या अन्य पदार्थ जो कोशिकाओं के अन्य भागों के अंदर काम में आने वाले हैं, वो इसमें भरे हुए होते हैं। और सिक्रीटरी वेसिकल्स का आकार ट्रांजिशन वेसिकल्स के आकार से काफी बड़ा होता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण आयाम है गोल्जी एपरेटस की पोलैरिटी को लेकर के। तो गोल्जी एपरेटस जो है, इसमें एक स्पष्ट ध्रुवीयता प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है और हम ये देखते हैं कि जो इसका सिस फेस है, जो कि प्रॉक्सिमल फॉर्मिंग फेस होता है, ये फेस कॉन्वेक्स यानी उत्तल आकार का होता है और यहां पर इस फेस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाली जो अवस्थान्तर पुटिकाएं हैं, ट्रांजिशन वेसिकल्स, वो लगातार बनती रहती है और गोल्जी एपरेटस के इस एंट्री फेस से वो सिस्टर्नी से जुड़ती है, एक सिस्टर्नी से होती हुई दूसरी, तीसरी, चौथी और आगे चल करके वो सिक्रेटरी वेसिकल्स में के रूप में बाहर निकलती हैं। तो ये एक इसका कॉन्वेक्स उत्तल आकार का एक एंड है। जबकि दूसरी तरफ गोल्जी एपरेटस का जो एंड है, जिसको हम ट्रांस फेस या उसको मैचुरेशन फेस या डिस्टल एग्जिट फेस कहते हैं, उस डिस्टल एग्जिट फेस का आकार कॉनकेव यानी अवतल प्रकार का होता है और उस अवतल फेस के ऊपर जो एग्जिट फेस है, वहां पर सिक्रीटरी वेसिकल्स बनती हैं। तो ये जो गोल्जी एपरेटस है, इसकी पोलैरिटी इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब हम जो गोल्जी एपरेटस है, इस गोल्जी एपरेटस के केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। तो तीन महत्वपूर्ण प्रकार के कंस्टिट्यूएंट्स गोल्जी एपरेटस के अंदर उपस्थित होते हैं। जो पहली प्रकार के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उन्हें हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके मध्य की प्रकृति के होते हैं। दूसरी प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं गोल्जी एपरेटस के, वो एंजाइम्स हैं और ये एंजाइम्स प्लांट्स और एनिमल्स की गोल्जी एपरेटस में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जो मुख्य एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं, उनमें एटीपीएस, एडीपेस, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेस, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेस, एनएडीएच साइटोक्रोम, रिडक्टेस इत्यादि एंजाइम्स इन गोल्जी एपरेटस के अंदर उपस्थित होते हैं। अब हम जो तीसरा कंस्टिट्यूएंट है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर लगभग एक ही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स इसमें गोल्जी एपरेटस के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स और म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स
ये उपस्थित होते हैं। जो फंक्शंस हैं गोल्जी एपरेटस के वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जो पहला सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है गोल्जी एपरेटस का वो जनरल सिक्रीशन या सामान्य स्रवण से संबंधित है। अर्थात गोल्जी एपरेटस कोशिकाओं के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस चाहे वो किसी भी स्थान पर निर्मित हों, वो गोल्जी एपरेटस पर पहुंचते हैं, वहां से उनमें प्रोसेसिंग होकर के मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन होने के पश्चात उनको गोल्जी एपरेटस से अन्य स्थानों के लिए परिवहन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो जनरल सिक्रीशन का कार्य है वो गोल्जी एपरेटस के द्वारा पूर्ण किया जाता है। अब कुछ एक्सटर्नल सिक्रीशंस के एग्जाम्पल्स हम यहां पर देखते हैं जो कि गोल्जी एपरेटस के द्वारा पूर्ण होते हैं। उनमें जो जिस प्रकार से टीयर्स, ये एक्सटर्नल सिक्रीशन है, जो आईज के अंदर उपस्थित कोशिकाएं हैं उनके गोल्जी एपरेटस के द्वारा टीयर्स के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी प्रोसेसिंग करके उनको बाहर की तरफ सिक्रीट किया जाता है। इसी प्रकार से स्वेट, पसीना, तो स्किन के अंदर जो सेल्स है जो इस प्रकार का काम करती है वो गोल्जी एपरेटस के द्वारा पसीने के लिए आवश्यक प्रोसेसिंग के बाद इस स्वेट को सिक्रीट करती हैं। इसी प्रकार से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर म्यूकस का सिक्रीशन होता है और इसको एक्सटर्नली सिक्रीट किया जाता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हम कुछ इंटरनल सिक्रीशंस की बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के द्वारा जिस प्रकार से सलाइवा का सिक्रीशन होता है वो गोल्जी एपरेटस के द्वारा होता है। म्यूसिलेज का सिक्रीशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा लैक्टोप्रोटीन्स का सिक्रीशन होता है। ब्लड के अंदर ब्लड प्रोटीन्स का सिक्रीशन होता है। प्लाज्मा सेल्स के द्वारा एंटीबॉडीज का सिक्रीशन होता है। और जो नर्व सेल्स हैं इनसे न्यूरो सब्सटेंसेस का सिक्रीशन होता है। तो ये इंटरनल जो सिक्रीशन है जो बॉडी के लिए आवश्यक है वो गोल्जी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो फंक्शन है प्रोटीन सिक्रीशन का गोल्जी एपरेटस का, तो प्रोटीन सिक्रीशन में हम ये जानते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर उपस्थित राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। ये सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स हैं जो कि डाइल्यूट अमाउंट में बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर होते हैं, और ये प्रोटीन्स इस वक्त नॉन फंक्शनल होते हैं। यहां से इन प्रोटीन्स को ट्रांजिशन वेसिकल्स में पैकेजिंग के पश्चात गोल्जी एपरेटस तक ले जाया जाता है। गोल्जी एपरेटस में जाने के बाद इन प्रोटीन्स से जाइमोजन ग्रेन्यूल्स बनती हैं, और ये जाइमोजन ग्रेन्यूल्स सिक्रीटरी वेसिकल्स के रूप में जो ट्रांसफेस है गोल्जी एपरेटस का वहां से बाहर निकलती है, और वहां से उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाने के पश्चात उनमें उपस्थित ये जाइमोजन ग्रेन्यूल्स जो है वो बाहर सिक्रीट कर दी जाती है। तो ये एक प्रकार का व्युत्क्रम कोशिका पायन है, रिवर्स पिनोसाइटोसिस का एग्जाम्पल है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है पॉलीसैकेराइड्स का सिक्रीशन। तो गोल्जी एपरेटस के द्वारा जो पॉलीसैकेराइड्स कोशिकाओं के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या किसी और स्थान पर उनका सिंथेसिस होता है, उनको गोल्जी एपरेटस तक लाया जाता है। और इनमें प्रमुख हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। इनको पैकेजिंग के पश्चात इनका सिक्रीशन का कार्य भी गोल्जी एपरेटस के द्वारा होता है। जो नेक्स्ट फंक्शन है कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो हम ये जानते हैं कि कई बार कोशिकाओं में कुछ जो प्रोडक्ट्स कोशिकाओं में अलग अलग स्थानों पर बनते हैं, निर्मित होते हैं, उनकी कोशिकाओं में
तत्काल आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे प्रोडक्ट्स को गोल्जी एपरेटस के द्वारा सांद्रित किया जाता है और उसके पश्चात इनको जाइमोजन ग्रेन्यूल्स के अंदर और सिक्रीटरी वैक्यूल्स या सिक्रीटरी वेसिकल्स के रूप में गोल्जी एपरेटस के अंदर लंबे समय तक संचय करके रखा जाता है और कोशिकाओं में आवश्यकता होने पर इन पदार्थों को फिर उन स्थानों के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जो अगला फंक्शन है गोल्जी एपरेटस का, वो ट्रांसपोर्टेशन का है, यानी परिवहन का। तो अब तक हम ये देख रहे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अन्य स्थानों पर बनने वाले उत्पाद वो गोल्जी एपरेटस तक पहुंचते हैं, वहां पर उनका मॉडिफिकेशन और उनकी प्रोसेसिंग होने के पश्चात उनको अन्य स्थानों के लिए भेजा जाता है। तो कोशिकाओं के अंदर अब हम ये स्पष्ट है कि उत्पाद किसी भी स्थान पर उसका निर्माण होता है, उसको गोल्जी एपरेटस तक लाया जाता है और गोल्जी एपरेटस में आने के पश्चात फिर उसको कोशिकाओं में जिस स्थान पर आवश्यकता है या कोशिका से बाहर अगर उसकी आवश्यकता है तो उसका परिवहन गोल्जी एपरेटस के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है एक्रोसोम डेवलपमेंट का, तो स्पर्म्स के अंदर स्पर्म के शीर्ष पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। ये एक्रोसोम की उत्पत्ति गोल्जी एपरेटस के द्वारा होती है और गोल्जी एपरेटस के द्वारा बनी हुई ये एक्रोसोम स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन के लिए अंड कोशिका के साथ जुड़ता है तो एक्रोसोम के द्वारा अंड कोशिका की जो मेम्ब्रेन है उस पर एक पोर का निर्माण एक्रोसोम के द्वारा किया जाता है। एक्रोसोम के अंदर उपस्थित हाइड्रोलिटिक एंजाइम उस अंड कोशिका की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर का निर्माण करते हैं, जिससे कि स्पर्म के अंदर उपस्थित न्यूक्लियस आसानी से अंड कोशिका में प्रविष्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो नोविकोव ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि लाइसोसोम्स की उत्पत्ति भी गोल्जी एपरेटस के द्वारा ही होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और लाइसोसोम्स के अंदर एक क्लोज फंक्शनल एसोसिएशन होता है और इसी कारण से नोविकोव ने एक शब्द का गठन किया जिसको GERL गर्ल के नाम से जानते हैं। तो G स्टैंड फॉर गोल्जी एपरेटस, ER स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड L स्टैंड फॉर लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का निर्माण होता है जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं। इनको ट्रांजिशन वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी एपरेटस की सिस्टर्नी पर लाया जाता है जहां इनमें मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशंस होते हैं और मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन के पश्चात जो सिक्रीटरी वेसिकल्स बनती हैं, ये सिक्रीटरी वेसिकल्स जिनमें कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं उनको प्राइमरी लाइसोसोम्स के नाम से जानते हैं और इन प्राइमरी लाइसोसोम्स में एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं और जहां पर इनकी आवश्यकता है फिर उन स्थानों पर इन लाइसोसोम्स को ले जाया जाता है जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ परऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम के लिए जो आवश्यक संबंधित एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा उस पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, वो परऑक्सीसोम से संबंधित एंजाइम्स का निर्माण करेंगे और इन एंजाइम्स को अब गोल्जी एपरेटस तक लाया जाएगा जहां पर इनको परऑक्सीसोम्स के रूप में पैकेजिंग करके और जो ट्रांसफेस है गोल्जी एपरेटस का वहां से सिक्रीट कर दिए जाते हैं। जो नेक्स्ट फंक्शन है इनका वो है मॉडिफिकेशन ऑफ
सब्सटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और जो सब्सटेंसेस चाहे वो कोशिका के किसी भी स्थान पर निर्मित होते हैं उनको गोल्जी एपरेटस तक लाया जाता है। वो नॉन फंक्शनल होते हैं, गोल्जी एपरेटस के अंदर इन सब्सटेंसेस की प्रोसेसिंग के बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जैसे पेनक्रियास के अंदर बनने वाले एंजाइम्स वो नॉन एक्टिव फॉर्म में बनते हैं और उसके कारण से वो पेनक्रियास की जो सेल्स है उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जब वो पेनक्रिएटिक डक्ट में आते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं और ऐसा गोल्जी एपरेटस की एक्टिविटी के कारण से होता है। इसी प्रकार से ट्रिप्सिनोजन नॉन एक्टिव फॉर्म में निर्मित होता है, लेकिन गोल्जी एपरेटस के द्वारा उसको एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन का कार्य है एंजाइम्स का, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का, इसको गोल्जी एपरेटस के द्वारा पूरा किया जाता है। जो अगला फंक्शन है गोल्जी एपरेटस का, वो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स है। तो जैसा हम जानते हैं एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन ही है एक प्रकार से, और इनकी उत्पत्ति रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए ये एंजाइम्स ट्रांजिशन वेसिकल से गोल्जी एपरेटस में पहुंचते हैं और गोल्जी एपरेटस के ट्रांस फेज के द्वारा इनको सिक्रीट किया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन गोल्जी एपरेटस का एक महत्वपूर्ण कार्य है। गोल्जी एपरेटस के अंदर दो प्रकार की सिक्रीटरी वेसिकल्स बनती हैं। एक सिक्रीटरी वेसिकल्स वो होती हैं जिनके ऊपर क्लेथ्रीन का आवरण अनुपस्थित होता है, तो उनको क्लेथ्रीन विहीन सिक्रीटरी वेसिकल्स कहा जाता है। जबकि दूसरी प्रकार की जो वेसिकल्स बनती है उनपे क्लेथ्रीन का आवरण पाया जाता है और उनको क्लेथ्रीन युक्त सिक्रीटरी वेसिकल्स कहते हैं। जो क्लेथ्रीन रहित सिक्रीटरी वेसिकल्स बनती हैं ये नॉन स्पेसिफिक ओटो पाथवे के थ्रू इनमें उपस्थित प्रोटीनों को कोशिका के अन्य भागों तक पहुंचाती है। जबकि जो क्लेथ्रीन युक्त जो सिक्रीटरी वेसिकल्स होती है वो सिग्नल सॉर्टिंग मेथड के थ्रू उनमें जो प्रोटीन्स है उनको निर्धारित स्थानों तक पहुंचाती है। इसी प्रकार से गोल्जी एपरेटस के अंदर बनने वाले प्रोटीन्स जिनका कि कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ करके ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स मार्कर का कार्य करते हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स उन वेसिकल्स को कोशिकाओं में वांछित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य पूरा करते हैं। जो नेक्स्ट फंक्शन है गोल्जी एपरेटस का, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। तो जो कोशिका भित्ति है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स का सिंथेसिस गोल्जी एपरेटस से पूर्व या अन्य स्थानों पर होता है, परंतु इनका परिवहन और इनका प्रोसेसिंग गोल्जी एपरेटस के अंदर होता है, जिनमें महत्वपूर्ण है पैक्टीन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज इत्यादि पदार्थों को प्रोसेसिंग के पश्चात कोशिका से बाहर सिक्रीट किया जाता है। कोशिका विभाजन के समय में बनने वाली सेल प्लेट जो कि बाद में पूरी सेल वॉल का निर्माण करती है, इस सेल प्लेट के कॉन्स्टिट्यूएंट को भी गोल्जी एपरेटस के द्वारा ही सिक्रीट किया जाता है। एक और फंक्शन है इंसेक्टिवोरस प्रॉपर्टीज के लिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर जैसे सनड्यू प्लांट है, इस सनड्यू प्लांट की लीफ पर एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जो कि गोल्जी एपरेटस के द्वारा किया जाता है और इंसेक्ट्स जब उस लीफ के ऊपर आकर के बैठते हैं तो उन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने का कार्य उस चिपचिपे सब्सटेंस के द्वारा किया जाता है, जिसका कि सिक्रीशन गोल्जी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। अब अंत में हम जो गोल्जी एपरेटस है इसकी उत्पत्ति से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं।
तो नेविकॉफ और एस्नर इन्होंने गोल्जी एपरेटस की उत्पत्ति के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको महत्वपूर्ण माना है। और इस अवधारणा के अनुसार जो गोल्जी एपरेटस है इसकी उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाली जो ट्रांजिशन वेसिकल्स है इनके थ्रू होता है। ये ट्रांजिशन वेसिकल्स सिस फेस के ऊपर आपस में जुड़ करके और सिस फेस की ओर अभिमुख सिस्टर्नी का निर्माण करती हैं, जबकि ट्रांस फेस के ऊपर उपस्थित जो सिस्टर्नी है जो कि पूर्व में बन चुकी होती है उनके विघटन से सिक्रीटरी वेसिकल्स बनती हैं। तो इस प्रकार से एक नियमित क्रम में सिस फेस पे सिस्टर्नी का निर्माण होता है और ट्रांस फेस पर सिस्टर्नी का विघटन होता रहता है, और इसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो दूसरी अवधारणा है उत्पत्ति की वो बुच के द्वारा दी गई, और बुच ने यह बताया कि जो गोल्जी एपरेटस है इनकी उत्पत्ति न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा जो गोल्जी एपरेटस है इसकी सिस्टर्नी का निर्माण किया जाता है, और ऐसा डोरमेंट सीड्स के ऊपर अध्ययनों के द्वारा कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। जो तीसरा प्रकार है गोल्जी एपरेटस की उत्पत्ति का वो प्री एग्जिस्टिंग डिक्टायोसोम्स के द्वारा गोल्जी एपरेटस का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन के समय में जो डिक्टायोसोम्स है उनकी संख्या में वृद्धि होती है, और जो पुत्री कोशिकाएं बनती है उनमें बनने वाले डिक्टायोसोम्स की संख्या जो पूर्ववर्ती कोशिका होती है उनके समान होती है। तो यहां पर ये तथ्य ये पुष्टि करता है कि जो डिक्टायोसोम्स हैं इनकी उत्पत्ति जो पूर्व में उपस्थित डिक्टायोसोम्स हैं उसके द्वारा होती है। जो चौथी अवधारणा है जो डेनियल्स ने दी थी, उन्होंने ये बताया कि ट्रांस फेस की तरफ जो सिस्टर्नी उपस्थित होती हैं वो सिस्टर्नी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना से मिलती जुलती होती है। तो इन सिस्टर्नी की उत्पत्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से ये चार अवधारणाएं हैं गोल्जी एपरेटस की उत्पत्ति को लेकर के। अब हम इस पूरे जो लेक्चर है इसको समाप्त करते हैं, और इस लेक्चर में सबसे पहले हमने गोल्जी एपरेटस के अध्ययन के इतिहास को देखा, उसके पश्चात हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, शेप, साइज, नंबर, केमिकल कंपोजिशन इसकी चर्चा की। उसके पश्चात हमने इसकी स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और इसकी पोलैरिटी को डिस्कस किया। बाद में हमने इसके विभिन्न जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस किया, और अंत में हमने गोल्जी एपरेटस के जो उत्पत्ति की अवधारणाएं हैं उन पर चर्चा की। आपने इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।